हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो तुम्हारा जेई मेंस पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज में स्वागत है। आज जैसा तुमने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अपन सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ सवाल। और सवाल जो है वो जेई मेंस के पीवाईक्यूज रहेंगे 2022, 23, 24 के जो सवाल हैं वो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। अब सवालों के मैंने ईयर नहीं लिखे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता मेंस में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। जब एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज कराई थी पिछले साल, अब जब आगे भी कराऊंगा वहाँ पर क्या है, थोड़ा सवाल का ईयर रेलिवेंट हो जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर ईयर में कुछ लिमिटेड सवाल ही आ रहे होते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी ज़रूरत महसूस हुई नहीं। तो क्वेश्चन तुम्हारे साथ तुम्हारी स्क्रीन पे है। पहला सवाल है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच चार्ज्ड अप टू पोटेंशियल ऑफ 10 मिलीवोल्ट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी हाउ मच। ठीक है, ये सवाल जो है ना, ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत समय से पूछा जा रहा है। तो इसको तुम एक बार मतलब अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलना। फटाफट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ हो क्या रहा है, कहानी क्या हो रही है यहाँ पे। छोटी छोटी 64 जो ड्रॉप्स थी पानी की, थी किसी भी चीज़ की हो सकती है, ये ली ऐसे ऐसे 64 ड्रॉप्स थी। और इसको सबको इनका मान लेते हैं, एक का रेडियस आर है और इस पर चार्ज है स्मॉल क्यू। ठीक है, अब इन सब ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाया गया जिसका रेडियस अपन मान लेते हैं कैपिटल आर और चार्ज मान लेते हैं कैपिटल क्यू। ठीक है, तो ऐसा सीन है। राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है, रुक जाओ। ठीक है ना, मतलब तुम्हें कहानी समझ आनी चाहिए। रेडियस इसका आर मान लिया और कैपिटल क्यू ने चार्ज मान लिया। अब इन्होंने इसका जो पोटेंशियल दिया है हर छोटी ड्रॉप का, वो दिया है 10 मिली वोल्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, एक स्फेयर का पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाय आर। ठीक है, सही कह रहा हूँ। तो 10 मिली वोल्ट इसका जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाय आर है। अब ये स्मॉल क्यू स्मॉल आर। अब यहाँ से एक काम करते हैं अपन, चलो नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान के यहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ तुम उसके बाद सेकंड। अब यहाँ से जो समझने वाली चीज़ है, ये अभी अब तक अपन ने कुछ नहीं किया। अभी तक अपन को जितनी जानकारी सवाल में दी थी, अपन ने सिर्फ वही जानकारी इकट्ठी करी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे जब तुमने ये छोटी ड्रॉप्स जो हैं, छोटी ड्रॉप से उठा के एक बड़ी ड्रॉप बनाई, तो क्या क्या चीज़ें कंजर्व्ड रहेंगी, क्या क्या चीज़ें सेम रहेंगी? क्या मुझे एक बात बताओ, चार्ज कंजर्व होगा? बिल्कुल होगा। और क्या मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम कंजर्व होगी? बिल्कुल होगी। अधिकतम समय में जब तुम्हें चीज़ें नहीं पता हो या ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाले सवाल हो, तो हमेशा कोशिश करो चार्ज, वॉल्यूम और मास, इन तीनों चीज़ों को हमेशा कंजर्व करने की कोशिश करो। ये तीनों जनरली जो होते हैं कंजर्व हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपन देखो, यहाँ मास कंजर्व कर लोगे तो डेंसिटी क्योंकि सेम है, तो मास कंजर्व करके वॉल्यूम भी कंजर्व ही हो गई एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे चार्ज और वॉल्यूम तुम्हारे दोनों जो है वो कंजर्व रहेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, वॉल्यूम कंजर्वेशन पे हिसाब खेल लेते हैं, क्योंकि मुझे इस बड़े इसका जो है वी बिग स्फेयर का मेरे को पोटेंशियल चाहिए। और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। अब मुझे उसके लिए चाहिए कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू। फटाफट निकाल लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो एक बात बताओ, अगर एक स्मॉल स्फीयर पे चार्ज क्यू है तो 64 स्मॉल स्फीयर पे चार्ज कितना होगा? 64 क्यू। और क्या, क्योंकि जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहेगा, तो जितना चार्ज शुरुआत में था उतना ही चार्ज एंड में होगा, तो यही सारा चार्ज कैपिटल क्यू के बराबर नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू 64 टाइम्स स्मॉल क्यू? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब दूसरा रिलेशन चाहिए अपने को रेडियस में। अब रेडियस की बात कर लेते हैं। देखो, अच्छा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ समझ आ रहा है ना, मैं इनकी वैल्यू क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल क्यू और स्मॉल आर के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, क्योंकि इनके रेशियो में मुझे ये पता है कि क्यू बाय आर की वैल्यू पता है, के क्यू बाय आर की। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू और आर के टर्म्स ले आऊँगा तो कुछ रेशियो वेशियो कट कटा के मुझे वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल वी की। ठीक है, तो अब रेडियस की बात कर लेता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि जो वॉल्यूम है वो कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम को कंजर्व कर देते हैं। सबसे पहले एक छोटे स्फेयर की वॉल्यूम कितनी है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और कितने स्फेयर है? 64। यही सारी वॉल्यूम अब क्या बन गई? बड़े क्यूब की वॉल्यूम, बड़े स्फेयर की वॉल्यूम बन गई। तो ये बन गया कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई को 4/3 पाई से काट दो, 64 टाइम्स स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो क्यूब का, तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स स्मॉल आर। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी 3। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को उठा के इधर पटक दो। वी बिग इज इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ, तो वी बिग इज इक्वल्स टू के। कैपिटल क्यू को क्या लिख सकते हैं? 64 टाइम्स स्मॉल क्यू। कैपिटल आर को क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम्स स्मॉल आर। बस इस 4 को इससे 16, इसकी वैल्यू हो गई 16 टाइम्स के क्यू बाय आर। और के क्यू बाय आर की वैल्यू अपने को पता है 10 मिली वोल्ट है। तो यहाँ से ये हो गया 16 इंटू 10 मिली वोल्ट, मतलब 160 मिली वोल्ट तुम्हारा इस सवाल का जवाब हो गया। न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन था, तो जिसने भी 160 मार दिया होगा, जिसके पेपर में 2023 का सवाल है शायद, तो उसके पेपर में आंसर सही हो गया होगा। 160 मिली वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चले अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है? असर्शन रीजन का सवाल है। मैंने खास ध्यान रखा है कि इस पेपर में तुम्हारे लिए असर्शन रीजन के सवाल रखे जाएं, क्योंकि असर्शन रीजन के सवालों में अक्सर बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो आओ
क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट, एक असर्शन, एक रीजन। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट 30 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर दिया है। इट इज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सर्फेस, द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सर्फेस विल बी जीरो। ये असर्शन कह रहा है। रीजन क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, अब तुम में से बहुत सारे बच्चे फ्लक्स निकालने के चक्कर में पता है क्या करोगे, कहानी समझ लेना पहले। ये एक बड़ा सा स्फीयर इन्होंने बोला है और हमें ये बोला है कि स्फीयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के दो छोर होंगे, एक तुम्हारा माइनस छोर होगा, ऐसे बना लेते ना, एरो में अच्छा लगेगा, एक तुम्हारा माइनस क्यू और एक तुम्हारा प्लस क्यू। डायपोल नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, ये सब चीज़ें पता है ना। ठीक है, तो ये डायपोल नेगेटिव से पॉजिटिव गया और ये तुम्हारा वो गया। अब अपने को यहाँ पे पूछा है कि नेट फ्लक्स जो है वो कितना आ रहा है। तुम में से बहुत बच्चे पता है क्या करोगे, इस वैल्यू पे फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा यार कुछ वैल्यू दी है तो किसी काम से दी होगी, 13 × 10⁻⁵ का कुछ यूज़ होना चाहिए। यहीं पे बस जेईई में तुम्हारे साथ खेल कर जाता है, इस वैल्यू का कोई यूज़ नहीं है, तो मैं कोई डायपोल का फॉर्मूला नहीं लगाना। बहुत बच्चे यहाँ चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर चार्ज भी अननोन है और तुम्हें लेंथ भी अननोन है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो तुम यहाँ से कुछ नहीं खेल सकते डायपोल निकाल के, डायपोल मोमेंट से। सिंपल गॉस लॉ याद है, फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड की जो वैल्यू होती है ना, वो क्यू नेट होती है, मतलब प्लस और माइनस को घटा जोड़ कर करके जो फाइनल आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे, तो क्यू इनसाइड तुम्हारा जीरो नहीं हो जाएगा, तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली तुम्हारा जीरो अपॉन एनीथिंग तुम्हारा जीरो ही नहीं हो जाएगा। कितना सिंपली, ये तो मैंने अभी सारी कहानी समझाई है, तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा कुछ 2-2.5 मिनट बन गया होगा, लेकिन 1 सेकंड का सवाल नहीं था, 1 सेकंड का। इतने इजी सवाल पूछ रहा है जेईई मेंस। बस तुम्हें अप्रोच आनी चाहिए और खुद पे भरोसा होना चाहिए। फालतू में जो बच्चों की तरह यहाँ 13 × 10⁻⁵ पे फंस गया होगा, टाइम वेस्ट करोगे और वो सब फिर मैथ्स और केमिस्ट्री में परेशान करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ए एंड आर दोनों ट्रू है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं और उन्हीं के कारण से फ्लक्स जीरो भी हो रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तुम्हारा सही जवाब हो गया। ठीक है, बहुत फुद्दू से सवाल था, मतलब इसमें इतना टाइम लगाना भी नहीं चाहिए था, बट क्योंकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इसलिए ज़रूरी है। आ जाओ अगले सवाल पे। ये मुझे लगता है ये फिर 2023 का है, अभी कुछ शायद 2023 या 22 के पीवाईक्यूज चल रहे हैं, इकट्ठे मिल जाएंगे तुम्हें अगर तुम सर्च करने जाओगे। इसमें पहले 3 फिर 3 फिर 2 ऐसे करके कुछ सवाल हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक सेकंड लाल पेन ले ले। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड एन इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर। इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर समझते ही तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो प्री फेड होने चाहिए कि एक सिलेंड्रिकल वायर के लिए, एक इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर के लिए जो आर फील्ड पे क्या फील्ड होती है, आर डिस्टेंस पे कैसे आती है, और भी जो है एक हॉलो सिलेंडर के अंदर, सरफेस पे, बाहर, ये सब स्फीयर के अंदर बाहर, ये सब रिजल्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना पढ़ के जा सकते हो ज़रूर पढ़ के जाओ, पेपर में बहुत टाइम बचता है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि अगर इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर आ गया और उसने कहीं फील्ड की बात करी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो मतलब अपने को सबसे पहले अपने दिमाग में ये रिजल्ट आना चाहिए कि E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2πε0r। ठीक है, वेयर आर इज द डिस्टेंस। अब इसको कई बच्चे इस फॉर्म में पढ़ते हैं, 2k λ/r, वन एंड द सेम थिंग। के की वैल्यू डालोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/4 वो बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है आगे सवाल, हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, तुम्हें सिग्मा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू दी है, मैंने सिग्मा तो नहीं बोला पहले, सॉरी, और 2 × 10⁻18 तुम्हें लैम्डा की वैल्यू दी है इन द सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच इट इज रिवॉल्विंग इज। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देख रहे हो जेईई मेंस में भी 2 चैप्टर को मिला के सवाल पूछ लिया, तो इतना आसान भी, इतना वो भी नहीं है कि बहुत ही हलवा है, बट आसान सवाल है। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे घूम रहा है। अब ये यहाँ पे जो घूम रहा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस पे एक जो तुम्हारी फोर्स है वो इसके कारण अंदर लग रही होगी, है ना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही अंदर लग रही होगी। और जब तुम्हें पता है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो जो सेंटर के प्रति उसकी फोर्स चाहिए होती है सर्कुलर मोशन को बरकरार रखने के लिए, वो होती है तुम्हारी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही मिल रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी एफ ही लिख लेते हैं बस। तो तुम्हारा mv²/r जो है वो बराबर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिखेंगे अपन, q × e, तो q इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू और सिग्मा, इस वाले फॉर्म को लिख लेते हैं ना, 2k λ/r, r से r कट गया, पेन डल लग रहा है, वाइट ले लेते हैं। mv², यहाँ से वेलोसिटी का टर्म निकाला, v² इज इक्वल्स टू 2k λ × e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे तुम्हारा बस कैलकुलेशन का पार्ट है। अब देखो यहाँ पे भी मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें कैलकुलेशन दिखाऊँ बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि तुम्हारा जो मेंस का पेपर है उसमें तुम्हें कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, और तुम्हें आदत भी नहीं डालनी है कैलकुलेटर की। अगर तुम में से कोई बच्चे हैं जो कैलकुलेटर डाल डाल के क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत पड़ गई है, अभी सही समय है, जितना जल्दी के की वैल्यू 9 × 10⁻9, लैम्डा कितना दिया हुआ था इसका, 2 × 10⁻8,
और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31, तो 9 ही ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, इतना तुम अज्यूम कर सकते हो कि 9.1 को 9 अज्यूम कर लिया। उस सबसे क्या रहता है, क्योंकि ये -31 है तो 9.1 या 9 में कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, 10 की पावर इतनी ज़्यादा है। तो एक अब मैं कैंसिल करने के लिए थोड़ा दूसरा देता हूँ। एक गया तुम्हारा 9 से 9 गया, तुम्हारा और कुछ कटेगा नहीं। ये देख लो, -19 और -8 मतलब -27, और +9 करा अगर तो -19। ठीक है, ये -19 ऊपर बचा और -31 नीचे। -31 को ऊपर भेजोगे तो ये तुम्हारा फाइनल जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻31। और यहाँ पर ने कितना बचवाया था, 18 19 8 19 27 और 9 18 बचेगा ना, 27 और 9, एक सेकंड, 8 19 27 और 9 18। ठीक है, अगर मैं पहले गलत बोल रहा था तो सॉरी। ये तुम्हारा बच जाएगा 10⁻31 10⁻18। बस आएगा, सब सवाल हो गया तुम्हारा। 2 को बाहर निकाल लो रूट से, 1.6 को 0.4 का नहीं, इसको क्या करो, एक इधर ले जाओ, रुक जाओ। 1.6 इंटू ये तुम्हारे बच्चे 13, तो इसको 16 इंटू 10⁻12, 2 इंटू 4 इंटू 10⁻6। एक स्टेप मैंने मिस किया है, दिखाई देता हूँ यार, छोड़ो बात में, गाली बको कमेंट्स में, बाकी स्किप कर देना जिनको स्टेप समझ आ गया। ठीक है, 2 4 ये 16 का रूट हो गया 4 और 10⁻12 का रूट हो गया तुम्हारा 10⁻6। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर बन गया 8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकालनी थी ना मेन में, कई बार सवालों में यही सॉल्यूशन जो मिला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं वाला सीन हो गया। हाँ, तो 8 आ गया तुम्हारा सही आंसर, 8 इंटू 10⁻6। ठीक है, आसान था सवाल था, हो गया सॉल्व। चलो आगे चलते हैं। तो अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये शायद तुम्हारा 2000, अब हम 22 के नहीं, हम 23 के सवालों पे चले गए हैं, 22 के पहले थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल मेटेलिक शेल्स एक्स वाई एंड जेड, रेडियस ए बी एंड सी, रिस्पेक्टिवली हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली। द शेल्स एक्स एंड जेड आर एट सेम पोटेंशियल इफ द रेडियाई ऑफ एक्स एंड वाई आर 2 and 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेडियाई ऑफ शेल जेड इज। अच्छा, एक्स एंड वाई तो मतलब इन्होंने ए और बी की वैल्यू दे दी है 2 और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कहानी समझो, कहानी क्या हो रही है। यहाँ पे इनके पास इन्होंने तुम्हें 3 कंसेंट्रिक शेल्स दिए हैं। एक काम करूँ, यहाँ बना देता हूँ, वहाँ वर्किंग शो कर दूंगा। इन्होंने तुम्हें 3 कंसेंट्रिक शेल्स दिए हैं। सबसे छोटा वाला x, उसके ऊपर एक बड़ा शेल y। ठीक है, अब ये जो अटपटा सा डोनट मैंने बना दिया, चलो दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा माफ़ी करना मुझे, क्योंकि है ये स्केचिंग क्लास नहीं है, फिजिक्स क्लास तो है ही नहीं मतलब, बट स्टिल स्केचिंग नहीं चल रही है यहाँ पे, और क्लियरली मैं अच्छी कर भी नहीं रहा हूँ तो। और ये तुम्हारा z। ठीक है, वे भी स्फेयर्स हैं लेकिन तुम अज्यूम करोगे कि परफेक्ट है। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 स्फेयर दिए हुए हैं, एक स्फीयर एक्स, एक स्फीयर वाई, एक स्फीयर जेड। ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये कह रहे हैं साहब कि एक की जो चार्ज डेंसिटी है अंदर वाले की वो है सिग्मा, इसकी है माइनस सिग्मा और इसकी है फिर से सिग्मा। वेरी गुड। अब और उन्होंने पूछा है कि जो वी एक्स है और जो एक्स का पोटेंशियल और जो जेड का पोटेंशियल है वो बराबर है। अपने को जेड का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अपने को जेड का नहीं, जेड का रेडियस निकालना है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें इन्होंने ये जानकारी दी हुई है कि सपोज ये जो है ये ए है रेडियस, तो ये जो बनता है वो बी बनता है। कंसेंट्रिक शेल्स का मतलब समझते हो ना, जिनका सेम सेंटर होता है, और ये है तुम्हारा सी। अब बहुत बच्चा है जो कंसेंट्रिक शेल्स वाला, खासकर ये जो सवाल है इसको देख के बहुत घबरा जाता है। कई बार इसमें ग्राउंडिंग कर दी जाती है, कई बार कुछ आ जाता है, बहुत वेरिएशन पे कंसेंट्रिक शेल्स का सवाल पूछा जाता है। इसमें बस ट्रिक ध्यान रखो, हर एक स्फेयर के हिसाब से दूसरे स्फेयर पे क्या रिलेशन बन रहा है इसको समझ लोगे। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन हर सवाल के हिसाब से अलग किया जा सकता है। कहीं अर्थिंग होती है तो पोटेंशियल जीरो करना होता है, लेकिन इफेक्ट तुम्हें बस देखना है। पोटेंशियल के 2 फॉर्मूले याद रखो। अगर पोटेंशियल के अपने अगर एक बड़े स्फेयर के अंदर छोटा स्फेयर है तो जो पोटेंशियल बनता है वो KQ/R बनता है। लेकिन अगर एक बड़े स्फेयर के, अगर एक छोटे स्फेयर के बाहर बड़ा स्फेयर है और छोटे स्फेयर से तुम्हें बड़े स्फेयर का पोटेंशियल निकालना है तो बस वो D डिस्टेंस बन जाता है, KQ/D। कैसे हो रहा है अभी, हो सकता है तुम फिर कंफ्यूज हो गए हो, KQ/R KQ/D क्या बोल दिया। अभी ये सवाल देखो, तुम्हारे सारे डाउट्स इस सवाल के बाद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी एग्जांपल है ये। तो देखो तुम्हें क्या बोला है कि सबसे पहले जो Vx है, पोटेंशियल ऑफ V जो है वो Z के बराबर है। सबसे पहले अपन Vx का सारा कच्चा चिट्टा खोलते हैं। X वाले स्फीयर पे पोटेंशियल किस किस के कारण होगा। एक तो सबसे पहले जो X का अपना पोटेंशियल है वो होगा, फिर क्योंकि ये Y के अंदर लाई करता है तो जो Y के कारण इस पर पोटेंशियल आएगा वो आएगा, और क्योंकि ये Z के कारण अंदर लाई करता है तो Z पे जो पोटेंशियल, Z के कारण जो पोटेंशियल आएगा इस पर वो ऐड होगा। ठीक है, तो Vx के लिए सबसे पहले X के थ्रू एक काम करते हैं, मैं 3 खांचे बना लेता हूँ, X Y Z। ठीक है, तो Vx के ऊपर x के थ्रू सबसे पहले जो पोटेंशियल बनेगा, सेल्फ पोटेंशियल, वो कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इस पे चार्ज हमने मान लिया, सपोज इन पे चार्ज इतना मैं अज्यूम कर लेता हूँ Q1 Q2 Q3। ठीक है, लवली। अब एक बात बताओ, क्या इस पे सेल्फ पोटेंशियल K
Q1 बाय ए नहीं हो जाएगा, इसका जो रेडियस है सिंपल हो जाएगा। इसके बाद इस पे y के कारण कितना पोटेंशियल होगा, अब देखो ये y के अंदर लाया करता है, अब क्योंकि ये y के अंदर लाया करता है तो y के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो k q बाय आर होगा, जहाँ पे चार्ज भी y का है और रेडियस भी y का है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो y दे रहा है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक y बड़ा जो एक या सेकंड, हाँ, जो एक y बड़ा स्फीयर है उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट पे तुम निकाल रहे हो, उस ऑब्जेक्ट चाहे वो स्फीयर हो, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब सर्कल तो उसमें वो हो नहीं सकता, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस पर रेडियस जो मानेंगे अब हम वो y का मानेंगे, तो y के कारण x पे k q2 बाय b आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली z के कारण आएगा k q3 बाय c, क्योंकि यही c रेडियस के स्फीयर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसके कारण उस ऑब्जेक्ट पे पोटेंशियल k q3 बाय c होगा। अब यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग होना शुरू होगी, देखना। एक काम करूँ, वीजेड वालों को अलग से लिख लूँ, लास्ट में इक्वेट करके तुम्हें दिखाई दूंगा। अब ये रहा vx, ठीक है। अब vz की बात कर लेते हैं साहब। अब आएगा मज़ा, देखो अब vz पे किस किस के कारण पोटेंशियल होगा, x के कारण होगा, y के कारण होगा और z के कारण अपना भी होगा। फिर खांचे बना लेते हैं x y z, ठीक है। x के कारण अब इस पे जो पोटेंशियल होगा ना, वहाँ चार्ज तो x का आएगा क्योंकि ऑफ कोर्स पोटेंशियल x दे रहा है, लेकिन डिस्टेंस ये माना जाएगा, क्यों, क्योंकि x के बाहर एक ऑब्जेक्ट है, तो x के बाहर जितनी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट होगा पोटेंशियल उस पर निर्भर करेगा। तो इसलिए वहाँ k q बाय आर में जो तुम r की वैल्यू रखोगे वो r रेडियस नहीं, r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ x स्फीयर टू z स्फीयर हो जाएगा, ठीक है, z स्फीयर की आउटर लाइन तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा k q1 बाय c। सिमिलरली इसके बाहर भी है और इसके भी डिस्टेंस पे है, इसके भी सेंटर से कितना डिस्टेंस है स्फीयर का, c ही है, तो k q2 बाय c, और इसका अपना तो k q3 बाय c है ही। बस अब क्या 3 लिख दिया, k q3 बाय c है ही। बस अब तो बहुत सवाल आसान हो गया, क्योंकि अपने को ये दिया है कि ये दोनों हैं जो इक्वल हैं, उन दोनों को बस अपने को इक्वेट करना है। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा कि जो k है, मैं पहली कुछ चीज़ें कैंसिल कर देता हूँ, इक्वेशन में दोबारा लिखने का मतलब नहीं है, के सब कैंसिल हो रहे हैं, ये इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, इनको इक्वेट करके अभी मैंने इक्वेशन में लिखा नहीं है, पहले कुछ चीज़ें कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो के मैंने काट दिए, और अब मैं इक्वेशन में क्या सब्सटीट्यूट करके लिखूंगा, तुम लोगों को पता है ना कि सिग्मा जो होता है, जो कि फील्ड डेंसिटी सरफेस डेंसिटी होती है, वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो क्या मैं चार्ज को सीधा सिग्मा इंटू एरिया नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। और तो क्या अब Q1 को मैं सिग्मा इंटू कितना 4/3 पाई, नहीं सरफेस एरिया 4πr² हो गया ना सीधा, Q1 को मैं 4πa² इंटू सिग्मा लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। ए सरफेस ए ये एक्स का तुम्हारे एक्स स्फेयर का जो सरफेस एरिया इंटू उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसे ही Q2 को माइनस सिग्मा इंटू 4πb², और Q3 को अगेन सिग्मा इंटू 4πc², है ना, लिख सकता हूँ। अब बस कुछ नहीं, अब मैं उठा के इधर इक्वेशन में सब चीज़ों को पटक देता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। Q1 को मैंने क्या लिखा, सिग्मा इंटू 4πa² बाय ए, प्लस Q2 को माइनस सिग्मा 4πb² बाय बी, Q3 सिग्मा 4πc² बाय सी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू, यहाँ भी तुम्हारा Q1। अब मैं एक काम कर रहा हूँ यार, पूरा पूरा लिखूँ क्या, फटाफट चलो लिख ही देता हूँ तुम लोग ना, 4πa² बाय सी प्लस माइनस सिग्मा इंटू 4πb² बाय सी प्लस सिग्मा इंटू 4πc² बाय सी। अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ कैंसिल आउट हो रही हैं, तो उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। हर जगह 4π से हर जगह 4π कैंसिल, सिग्मा गया, सब जगह से गायब करो सिग्मा को। और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा बचा ए माइनस, हाँ ए बचा यहाँ पे, यहाँ माइनस बच गया था एक, तो ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a² बाय सी प्लस b² बाय सी, वहाँ हाँ प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे, माइनस b² बाय सी प्लस c² बाय सी, ये कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो a और b की अब अपने को वैल्यू दी हुई थी सवाल में, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3, ठीक है। अरे ये हाँ, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3, चलो देखते हैं। 2 माइनस 3 प्लस c इज इक्वल्स टू 4 बाय सी माइनस 9 बाय सी प्लस सी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो अरे हाँ
सॉरी एक्सक्यूज मी। तो ये हो गया -1 इज इक्वल्स टू 4 - 9 -5 बाई सी, माइनस से माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5। यही अपने से पूछा हुआ था, अपने से क्या पूछा था, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर निकालना है, तो वो अपना अपना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सवाल को मैंने काफ़ी लंबे तरीके से सॉल्व करा, इसमें कुछ मिनट भी लग गए, सब इसीलिए ताकि तुम्हारा ये जो कॉन्सेंट्रिक शेल्स वाले सवालों का डर है ना वो हट जाए। वरना ये सवाल अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है तो इसके बाद यहाँ से यहाँ कितना तुम 4-5 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा ज़्यादा 3-4 मिनट। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया, सवाल सॉल्व हो गया, सी की वैल्यू 5 आ गई। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। क्या कह रहा था, पेन बदल लें। ग्राफिकल वेरिएशन पे कुछ सवाल है। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय। सबसे पहले अगर तुम्हारा इंसुलेटिंग आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि चार्ज जो है वो इवनली स्प्रेड होगा पूरे उस पर। कंडक्टिंग में चार्ज होता है, सरफेस पे चाहे होता है, यहाँ पे पूरे में घुमा हुआ होता है, घुमा हुआ मतलब स्प्रेड होता है इवनली। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दो फॉर्मूले काम आते हैं। सबसे पहले अगर जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा है, मतलब पॉइंट अंदर की कहीं बात हो रही है, तो जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है के कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। और यहाँ पे जो तुम्हारा ई होता है, यहाँ तुम देख सकते हो सारे कांस्टेंट हटा दोगे तो ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर मतलब ये डिस्टेंस है ना, एक अंदर एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस, ये स्मॉल आर हो गया। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा स्मॉल आर ग्रेटर दैन कैपिटल आर हुआ मतलब ये डिस्टेंस, यहाँ पे तुम फील्ड निकाल रहे हो तो तुम्हारी जो फील्ड की वैल्यू आती है बहुत सिंपल, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाती है, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल आर हो जाता है, और ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² बन जाता है। बहुत आसान चीज़ है। अब यहाँ से देख लो कौन सा ग्राफ दिख रहा जाता हुआ, बहुत ईजिली, अभी तक तो बहुत बच्चों ने सवाल कर भी दिया होगा। तुम देख रहे हो सबसे पहले पहले हाफ में जब आर स्मॉल आर से छोटा है, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशन बनना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन सिर्फ इसी वाले में बन रहा है, तो बस तुम्हारा आंसर सही हो गया बहुत ईजिली। और उसके बाद वो क्यूबिक इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, बस अब इसमें बाकी क्या समझाना है। ये वाला तुम्हारा हाइपरबोलिक ग्राफ है, कॉन्स्टेंट कभी होती नहीं, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट है नहीं। वो तब होती जब तुम्हारा स्फीयर जो है हॉलो होता, बहरहाल वो तब भी नहीं होती क्योंकि उसमें जीरो हो जाता। तो ठीक है, ये सवाल बहुत ईजी था तुम्हारा। अगले सवाल पर चलते हैं। अब आ जाओ अगले सवाल पे, क्या कह रहा है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ्स, द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम। ठीक है, द एंगल रिमेन्स द सेम। अच्छा, तो पहले इन्होंने क्या करा है, दो, अच्छा ठीक है, when suspended in a liquid of density 0.8 gram the angle remains the same if density of the material of the sphere is 1.6 gram per centimeter cube the dielectric constant of the liquid is। कहानी समझो क्या हुआ। पहले हवा में एक स्ट्रिंग से दो चार्जेस बंधे हुए थे, ठीक है, उनके बीच जो एंगल आ रहा था वो आ रहा था तुम्हारा 30 डिग्री। ऐसे बना के देख लेते हैं, देखो सपोज ये एक पॉइंट है, एक ये स्ट्रिंग यहाँ गई इधर, एक ये स्ट्रिंग यहाँ गई इधर, दोनों की लेंथ जो है स्ट्रिंग्स की बराबर है, ये से हो गया, और यहाँ जो स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल है वो है 30 डिग्री। और ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, सेम सेटअप को उठा के जब एक लिक्विड में डाल दिया और लिक्विड का इन्होंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मांगा है, तो जो एंगल था वो तुम्हारा सेम रहा। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने पूछा है कि ऐसा कैसे होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके एंगल जो है अगर सेम रह रहा है तो तुम्हारा जो मटेरियल है या लिक्विड है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए कि वो तुम्हारा सेम रहे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे सवाल को। सबसे पहले जो एक बेसिक चीज़ समझ आती है वो ये समझ आती है कि भैया अपन को एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस पर अभी कैसे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं ये देख लेना चाहिए। तो फटाफट अपन वही कर लेते हैं। ये तुम्हारा एक चार्ज है, सबसे पहले तो देखो इन्होंने ये इस चार्ज के कारण इस पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, क्योंकि भैया अब रिपल्शन ही है कि तभी ये दोनों ऐसे अटके हुए हैं, तभी इनके बीच में एक एंगल अट्रैक्शन होता तो दोनों चिपक जाते। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी तरफ एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स। एक यहाँ नीचे एक mg लग रहा होगा, एक इसके अलॉन्ग एक टेंशन लग रही होगी, जैसा अपन ने अभी जस्ट पिछले सवाल में किया वैसे ही सेम अपन चीज़ें बांट लेंगे। ये 30 डिग्री है तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, ये 15 डिग्री तो ये 15 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ना तुम एक चीज़ देखोगे, अभी जब मैं सवाल को सॉल्व करूँगा मेरे को आइडिया लग गया कैसे करूँगा, तो तुम एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे ये 15 डिग्री 30 डिग्री का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। बच्चे क्या करेंगे, 15 डिग्री की वैल्यू याद करके आते हैं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमें याद है, और उसको लगा लगा के कैलकुलेशन घिसते हैं। देखना मैं कहीं भी 15 डिग्री साइन 15 कॉस 15 इसका इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, देखना तुम बस। ठीक है, ये हो गया टी साइन थीटा मान लेते, θ/2 मान लें, चलो θ/2 लिख लें। थीटा 30 डिग्री है, 15 को θ/2 लिख लिया, इसको लिख लिया, साइन होगा ही नहीं है भगवान। अरे अरे अरे, टी कॉस θ/2, सो सॉरी, आ जाओ वापस गुरु। ये होगा टी कॉस θ/2 और इस तरफ का होगा टी साइन θ/2। वेरी वेल,
ठीक है, अब देख लो, अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है और बस अब तो अपन एक बार क्या करते हैं, फटाफट से इनके फोर्सेस इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा तुम देख सकते हो कि टी साइन थीटा बाय 2 जो है वो बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ये हुई इक्वेशन 1। और टी कॉस थीटा बाय 2 जो है वो बराबर है mg के। जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, उठा के दोनों को डिवाइड कर दो, टी कट जाएगा, tan थीटा बाय 2 की जो वैल्यू है वो आ गई Fe/mg। ठीक है, ये आया अपने पास रिजल्ट जब ये हवा में रखे हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये किसी लिक्विड में डाले जाएंगे, पानी मान लिया चलो, उस लिक्विड में डालने जाने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे इस इक्वेशन में। राइट, तो सबसे पहले तुम्हें ये बोला है कि tan जो थीटा है, थीटा की वैल्यू रहती है सेम। थीटा सेम है तो थीटा बाय 2 भी सेम रहेगा। क्वेश्चन में दिया है ये थीटा सेम है ना। अगर थीटा सेम है तो थीटा बाय 2 सेम है। थीटा बाय 2 सेम है तो क्या, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल सेम रहे तो tan ऑफ थीटा बाय 2 भी सेम रहेगा। और अगर tan ऑफ थीटा बाय 2 सेम रहा पानी में डालने के बाद, तो क्या Fe/mg की वैल्यू भी सेम नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। अब Fe/mg ये समझो एसेंशियली क्या है। Fe/mg एसेंशियली ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी लग रही है उस पॉइंट पे, डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर तुम्हारा जो पोटेंशियल बन रहा है, जो उतना भी बन रहा है पानी में होने के बाद। अब इस पर कैसे एक्ट आउट होता है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है mg है ना, अब पोटेंशियल कहना गलत होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का रेशियो जो है वो बराबर बन रहा है। ठीक है, अब पानी में ये कैसे चेंज होगा, सबसे पहले फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है पानी में जाके, वो F वाटर जो है, या पानी में गलत लिख रहा हूँ क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक हमें पता है, जहाँ पे एक लिक्विड ही लिखना ज़रूरी है। फोर्स ऑफ लिक्विड जो है वो फोर्स ऑफ एयर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है डिवाइडेड बाय के हो जाएगी, जो भी उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। उसके अलावा तुम्हारा जो वो है mg है, उसमें एक बॉयंट फोर्स लग जाएगा, तो mg तुम्हारा अब हो जाएगा, यहाँ पे एरो इक्वल नहीं है, mg तुम्हारा अब हो जाएगा mg माइनस fb। ठीक है, बॉयंट फोर्स। अब तुम्हें देखा, फिर यही सवाल में इसने कंसेप्ट मिला दिया, फिजिक्स में भी कंसेप्ट मिलाने लगा धीमे धीमे। अब बॉयंट फोर्स निकालने के लिए भाई बहुत सिंपल है। बॉयंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड यानी मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी, यानी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द, नहीं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड कह रहा हूँ जी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जो अगर तुमने सपोज जो ये स्फेयर्स हैं वो डाले पानी में डाले, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा? जितना स्फेयर डला उस लिक्विड में उतनी तो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई, जितना तुमने स्फेयर डाल दिया उतना ही वहाँ से एरिया खाली करना पड़ा। तो या इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो है वो बराबर हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा आ गया। अब स्फेयर है भाई साहब, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? एक काम करें ना, इसको हम मास यार, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को एक काम करो यहाँ पे ना, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में जानकारी दी नहीं है, हमें स्फेयर के रेडियस वगैरह के बारे में जानकारी दी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ना मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड कर लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमें ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है। देखो देख रहे हो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमें दी हुई है 1.6 ग्राम पर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब जो भी है, तो ये हमें दिया हुआ है सवाल में। अब आ जाओ, देखो मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे टर्म्स में आ गया है बॉयंट फोर्स जो हमारे को अंडरस्टैंडेबल है या वैल्यू दी हुई है। अब कुछ नहीं करना है, इनिशियल केस उठाओ, फाइनल केस उठाओ और दोनों को इक्वेट कर दो। इनिशियल केस Fe/mg ये बराबर रहा तुम्हारा किसके, अब Fe तुम्हारा क्या बन गया है, Fe/k इंटू 1/mg तुम्हारा क्या बन गया है, 1/mg माइनस fb, और fb की वैल्यू तुम्हारी ये रही, तो 1/mg माइनस m रो एल बाय रो एस इंटू जी। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा। अब यहाँ से कुछ नहीं, अब तो मुझे लग रहा है कॉमन कॉमन निकालने का खेल है, Fe से Fe काट दो, 1/mg इज इक्वल्स टू 1/k 1/mg, 1/mg यहाँ से कॉमन निकाला तो 1 माइनस रो एल बाय रो एस। ठीक है, mg से mg कट गया, तो k की जो वैल्यू आई, k इज इक्वल्स टू रो एस को कॉमन लेके ऊपर ले आए तो रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल। ठीक है,
सॉलिड की डेंसिटी क्या दी है 1.6 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.6 दी है, और लिक्विड की दी है 1.8। बस अब तो सवाल हो गया अपना सॉल्व। ये दी है अपने को 1.6, ये दी है 1.6 माइनस 0.8, मतलब 1.6 बाय 0.8 यानी कि 2। सवाल हो गया तुम्हारा सॉल्व, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2। अब देख लो मैंने कहाँ यूज़ किया, cos 15 sin 15 कुछ यूज़ किया? कुछ नहीं था, बस ये लॉजिक लगाना था कि ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो ये केस बनेगा जहाँ इनिशियली और फाइनली इसकी वैल्यू सेम रहेगी। ऑप्शन तुम्हारा डी हो गया करेक्ट, आंसर हो गया सही।